नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डे 24/7 और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। आज बात उस मुल्क की जो दुनिया भर में आतंक की फैक्ट्रियां खोलकर बैठा था, लेकिन आज उसी के बोए कांटे उसकी छाती में चुभ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान की, जिसकी रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह उड़ चुका है। जिस तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को पाल पोस कर उसने बड़ा किया, आज वही टीटीपी पाकिस्तान से आर पार की जंग के मूड में आ गया। अब तक जो खेल बंदूकों और सुसाइड जैकेटों से चल रहा था, वो अब मिसाइलों तक पहुंच चुका है। कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को जख्म देने के लिए जो आतंकी पाले थे, आज वही बसमसूर बनकर खुद पाकिस्तान को निगलने के लिए तैयार है। टीटीपी ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो अब हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही की तर्ज पर खुद की लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित कर रहा है। पाकिस्तान की सेना जो खुद को दुनिया की ताकतवर फौज कहती थी, आज जिस बात से थर-थर कांप रही है कि अगर इन आतंकियों के हाथ में बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक लग गई तो रावलपिंडी के GHQ का क्या होगा। टीटीपी के प्रवक्ता ने द संडे गार्जियन को एक इंटरव्यू में साफ कह दिया कि अब पाकिस्तान सरकार के साथ किसी भी तरह की शांति वार्ता नहीं होगी। उन्होंने इस शांति वार्ता को लात मारते हुए साफ कर दिया कि अब बातचीत का समय खत्म हो चुका है और बारूद का दौर शुरू हो चुका है। टीटीपी का यह रुख पाकिस्तान की उस कायर नीति के गाल प्रकार ढांचा है जो हमेशा बातचीत के नाम पर आतंकियों के सामने घुटने टेकने आई है। अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है और बातचीत से सरेंडर कराने की पाकिस्तानी नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इस खूंखार आतंकी संगठन ने अपनी विदेशी या स्वदेशी मिसाइल का नाम तय कर लिया है और वो है अल फारूक। ये नाम सिर्फ एक मिसाइल का नहीं, बल्कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए मौत का परवान है। टीटीपी का अब सबसे पुराने ढर्रे पर लड़ने वाले संगठन नहीं रहा, बल्कि ये अब ड्रोन, क्वाडकॉप्टर और थर्मल इमेजिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हो चुका है। पाकिस्तानी फौज के हजारों जवानों को मौत की घाट उतारने के बाद अब टीटीपी सीधे पाकिस्तान के शहरों पर मिसाइलें दागने को तैयार है। पाकिस्तानी सेना के लिए ये स्थिति वैसी है जैसे सांप के मुंह में छछूंदर, ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। टीटीपी की लीडरशिप काउंसलिंग यानी सूरा हर साल अपने संगठन के ढांचे में हालात के हिसाब से बदलाव कर रही है, ताकि अगर उनके कमांडर मारे भी जाएं तो फौरन उनकी जगह नई नियुक्तियां हो सके। ये पूरा ढांचा ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क की तरह काम कर रहा है, जो पाकिस्तानी फौज को चारों तरफ से घेर कर बदला लेने की फिराक में है। इधर टीटीपी मिसाइलें बना रहा है, उधर डूरंट लाइन यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर तनाव 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का ये रिश्ता इस समय एक म्यान में दो तलवार जैसा स्थिति है। तालिबान की सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने सोचा था कि उसे स्ट्रैटेजिक डेप्थ मिलेगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। आज वही बॉर्डर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है, जहां हर रोज दोनों तरफ से मोर्टार और गोलियां चल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाके में भी पाकिस्तानी सेना की कैंप्स पर हमले इस कदर तेज हो गए हैं कि सैनिकों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। टीटीपी के लड़ाके अफगान सरजमी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में घुसते हैं, तबाही मचाते हैं और वापस गायब हो जाते हैं। पाकिस्तानी वायुसेना जब अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करती है तो काबुल से भी उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने की धमकियां मिलती है। इस चक्कर में पूरा इंडो पाक और अफगान रीजन बारूद के ढेर पर बैठ गया है। इस पूरे ड्रामे के बीच सबसे बड़ी चिंता पूरी दुनिया को सता रही है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ और सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर खौफ में हैं कि अगर पाकिस्तान की कानून व्यवस्था इस तरह ध्वस्त होती रही तो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का क्या होगा। क्या टीटीपी या अन्य आतंकी संगठन पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेस तक पहुंच जाएंगे। एक कंगाल मुल्क जिसके पास अपने नागरिकों को खिलाने के लिए आटा नहीं और जिसके सुरक्षा तंत्र में खुद दीमक लगी हो, वो अपने परमाणु अड्डों की सुरक्षा कैसे करेगा। ये डर बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि टीटीपी ने साफ कर दिया है कि उसका मकसद अब सिर्फ कुछ कालबाई इलाकों तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि वो इस्लामाबाद के तख्त को पलटना चाहते हैं। जब किसी देश की रीढ़ की हड्डी यानी उसकी सेना ही आतंकियों के सामने असहाय दिखने लगे तो उस मुल्क का मुस्तकबिल अंधेरे में डूब जाता है। पाकिस्तान ने जो आग दूसरों के घरों को जलाने के लिए लगाई थी,
आज उसी की लपटें उसके अपने आशियाने को राख के ढेर में बदलने के लिए आमदा है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के उस हिस्से का जिसे जबरन दबा कर बैठा है वो, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके। टीटीपी के प्रवक्ता ने आग में घी डालते हुए पीओके को अपना नया विलायत यानी प्रांत घोषित कर दिया और वहां अपना एक वली यानी गवर्नर भी नियुक्त कर दिया है। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के भीतर अब कश्मीर पर उसकी पकड़ पूरी तरह ढीली हो चुकी है। टीटीपी का कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने दशकों से पश्तूनों, बलूचों और कश्मीरियों के अधिकारों को कुचला है और उनके संसाधनों को बेरहमी से लूटा है। आज पीओके की हालात देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वहां अंधेर नगरी चौपट राजा का खेल चल रहा है। पीओके की आवाम सड़कों पर उतर आई है और पूरा इलाका गुस्से में उबल रहा है। खाने पीने की किल्लत है, आटे की और बिजली की भारी कीमतों में त्रस्त होकर हजारों लाखों लोग सड़कों पर हैं। लेकिन पाकिस्तान की जालिम हुकूमत ने अपनी जायज मांगों को सुनने के बजाय उन पर पुलिस और रेंजर्स की बंदूकें तान दी। अम्ब इलाके में हुई फायरिंग में मासूम नागरिकों का खून बहाया गया, जिसकी बगावत की ये चिंगारी अब दानवाल बन चुकी है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JKAC ने पाकिस्तानी सेना और सरकार के इस जुल्म के खिलाफ आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत की बौखलाहट का आलम ये है कि उसने इस अवाम कमेटी को ही आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। उसके नेता शौकत नवाज मीर समेत 600 से ज्यादा लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लोगों ने एक इंटरनेट बंद कर दिए, दवाओं पर और राशन की सप्लाई को रोक दिया गया, यानी अपने ही नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तान ने आर्थिक घेराबंदी शुरू कर दी। लेकिन पीओके की जनता ने भी साफ कर दिया है कि मरता क्या ना करता। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार को अगले 48 घंटों का फाइनल अल्टीमेटम थमा दिया। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा नहीं किया गया और उनकी 38 सूत्रीय मांगे नहीं मानी गई तो 9 जुलाई को एक ऐसा निर्णायक और ऐतिहासिक कदम उठाया जाएगा जिसे इस्लामाबाद की सरकार हिला नहीं पाएगी। इस आंदोलन को विदेशों में बैठकर कश्मीरियों का भी समर्थन मिल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब प्रदर्शनकारियों नेताओं ने खुलेआम भारत से मदद की गुहार लगाई। एक्शन कमेटी के नेता ने भारत सरकार से अपील की है कि वो मानवीय आधार पर पीओके के लोगों को राशन और दवाइयां उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना की घेराबंदी के कारण लोग भूखे मर रहे हैं। यह इतिहास में पहली बार हो रहा है जब पीओके के लोग खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरदार अमन ने तो यहाँ तक कह दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल को खोल दिया जाना चाहिए ताकि अगर पाकिस्तानी सेना उन पर जुल्म उठाए या गोलियां चलाए तो उनके पास बॉर्डर पार करके भारत आने का विकल्प भी हो। उन्होंने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि अगर कोई सोचता है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं तो वो गलत है। हम सीज फायर लाइन की तरफ कदम बढ़ाएंगे और भारत की तरफ जाएंगे। ये बयान पाकिस्तानी हुक्मरानों के गले पर वो तमाचा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। एक तरफ आंतरिक सुरक्षा ध्वस्त है, कश्मीरी हाथ से निकल रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का ये आलम है कि उसे दुनिया भर में कटोरा गैंग के नाम से जाना जाने लगा है। पाकिस्तान के हालात इस समय दाने दाने को तरसना और मुहावरे पर पूरी तरह चर्चित है। देश का खजाना खाली है, विदेशी मुद्रा भंडार वेंटिलेटर पे है और देश चलाने के लिए हर महीने IMF के सामने नाक रगड़नी पड़ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दुनिया में जिस भी कोने में जाते हैं उनके पहुंचने से पहले वहां लोग समझ जाते हैं कि लोग बेकार फिर लेने आ गया। सऊदी अरब हो, UAE हो या चीन हो, हर कोई अब पाकिस्तान को कर्ज देने से कतराने लगा है क्योंकि सब जानते हैं कि नौकर की कमीज और भिखारी का कर्ज कभी वापस नहीं आता। पाकिस्तान के पास अब अपने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं बचे और नया कर्ज सिर्फ पुराने कर्ज की किश्तों में चुकाने में चला जाता है। अब जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं या जब किसी मुल्क के पास अपनी आवाम को बुनियादी सुविधाएं देने की औकात ना हो तो वो मिसाइलों जंगों की बात करता अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान की आवाम आटे की थैलियों के लिए ट्रकों के पीछे भागती नजर आती है। जहां मची भगदड़ के बाद लोग जान गंवा देते हैं,
जिस मुल्क में तंदूरी की रोटी और 1 लीटर दूध लग्जरी बन चुका हो, उस मुल्क के हुक्मरान और फौज आज भी अपनी झूठी आन और भारत के नाम पर अपनी दुकान चला रहे। पाकिस्तानी सेना जो देश के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा डकार जाती है, आज अपने ही देश के भीतर रियल एस्टेट, पापड़ की फैक्ट्रियां और सीमेंट के कारोबार चलाने में व्यस्त है। कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पर सेना ने देश की जमीन पर कब्जा रखा है, जबकि गरीब किसान भुखमरी की कगार पर है। इसी आर्थिक असमानता और फौज की अयाशियों की ने टीटीपी और बलूच विद्रोह को पनपने का मौका दे दिया, क्योंकि जनता का सरकार और फौज पर से दोनों पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। ये पाकिस्तान की नीयत ही है कि हमेशा हमेशा अपनी चादर से बाहर पैर पसारने की कोशिश की जाती है। तत्ते पाँव पसारिए जेती लंबी सोए, इस कहावत को पाकिस्तान ने कभी नहीं समझा। अपनी औकात से ज़्यादा फौज फैलाना और परमाणु हथियार बनाना, दुनिया भर में आतंकियों को पनाह देना, इसी का नतीजा है कि आज पूरा मुल्क दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। बिजली के बिल देखकर लोग खुदकुशी कर रहे हैं और उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं लोग। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर से 1971 की तरह टूटने की कगार पर है? हालात तो कुछ इसी तरह इशारा कर रहे हैं। बलूचिस्तान पहले ही पाकिस्तान से अलग होने के लिए सशस्त्र विद्रोह कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा पर टीटीपी का समांतर शासन चल रहा है और अब पीओके में जनता ने भी पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने का अल्टीमेटम दे दिया है। पाकिस्तान का नक्शा आने वाले समय में कैसा होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि मौजूदा ढांचे पर अब ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं वाला है पाकिस्तान। अब इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।